हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्व लेखपाल भर्ती चकबंदी लेखपाल का जो फॉर्म है वो आ चुका है और यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल के, चकबंदी लेखपाल के, वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको 1 से 50 तक के जो क्वेश्चन थे हिंदी के और इसके अलावा मैथ के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। और लेखपाल का जो फॉर्म आया है उसमें क्या क्या डाउट्स हैं, CCC डाउट, OBC डाउट, सारे डाउट्स को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। फॉर्म में क्या भरना है, क्या अप्लाई करना है, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको हमारे चैनल पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ हैं उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो 1 से 50 तक का क्वेश्चन है आपको वो भी मिल जाएगा हमारे ही चैनल पर देखने को। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब 50 से लेकर के 51 तक 100 तक के जो क्वेश्चन हैं सामान्य जानकारी से और आपके ग्रामीण विभाग से, जी हाँ तो ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट से जो भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगा। और सबका आपको PDF, जी हाँ दोस्तों PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन का, मैथ का हो, हिंदी का हो, GK GS का हो या ग्रामीण विभाग का हो, एक एक क्वेश्चन का विथ आंसर विथ सॉल्यूशन, डिटेल में सॉल्यूशन आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है सामान्य जानकारी से भाग 3, क्या क्वेश्चन नंबर 51, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को कौन सा नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो D है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो अनुच्छेद 84 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो न्यूनतम सीमा होती है वो 25 वर्ष होती है। जी हाँ दोस्तों, और क्या होता है न्यूनतम क्या बोलते हैं, ये मान सकते हैं न्यूनतम जो अर्हताएँ हैं वो आपकी भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई पागल या कोई दिवालिया नहीं होना चाहिए और 25 वर्ष की उम्र जो है वो पार कर चुका हो। इसके अलावा अगर राज्यसभा पूछा जाता है तो आपका वहाँ पर 30 ईयर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जब मिस्टर जिन्ना को लगा था कि अब पाकिस्तान के निर्माण का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है, तो 29 जुलाई 1946 को उन्होंने 2 प्रस्ताव रखे थे। मुस्लिम लीग परिषद की बैठक बुलाई थी और 2 प्रस्ताव किए थे। एक तो मंत्रिमंडल प्रस्ताव की स्वीकृति को वापस लेना और दूसरा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो कह रहा है चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। याद रखिएगा, डेट बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट याद रखा है। तो ऑप्शन जिसका B है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और ये घटना जो है चौरा चौरी के नाम से या चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है। चौरा चौरी जो है वो बेसिकली गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कस्बा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो है आपका फ्लोरीन है। जी हाँ, तो इसका जो अगर देखा जाए ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक यानी कि -4.0 है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है किस देश ने कोपा अमेरिका 2015, देखिए 2015 का क्वेश्चन है तो 2015 वाले करंट अफेयर भी होंगे, तो इस क्वेश्चन का बस आंसर जान लो, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो चिली यहाँ पर ऑप्शन जिसका B है करेक्ट हो जाएगा। कोपा अमेरिका 2015 जो है चिली ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कैबिनेट स्तर का कौन होता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो विपक्ष का नेता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका A है वो करेक्ट हो जाएगा। विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। तो कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो B है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रंगून में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो A है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी की सजा के तहत उसको रंगून भेज दिया था और वहीं पर 1862 ईस्वी में उसकी जो मृत्यु है वो हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। दोस्तों कह रहा है
सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भाई नमक कर के विरुद्ध था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। गाइस इसी तरह के क्वेश्चन जो है अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसी तरह के मैथ के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी का, या अनअकैडमी पर जाइए आप, वहाँ पर हमको मृत्युंजय जायसवाल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो गाइस भारत की जो उच्चतम वार्षिक दर्जा है वो मानसरोवर मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर दर्ज की गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपका यहाँ पर कह रहा है भाई कि एनपीपी से क्या तात्पर्य है? एनपीपी जो है बेसिकली अगर देखा जाए एनपीपी का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो इसकी घोषणा है वो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति इसको बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। और फरवरी 2000 में सरकार ने एनपीपी की घोषणा की थी। और जो है ये नीति एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेष दल के रिपोर्ट पर आधारित थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में अगर देखा जाए प्रश्नकाल जब आपका प्रश्न पूछा गया था तब भाई आईसीसी के जो अध्यक्ष थे वो जहीर अब्बास थे। कौन थे भाई? जहीर अब्बास थे। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो शशांक मनोहर है। तो यहाँ पर शशांक मनोहर तो ऑप्शन में नहीं है, तो शशांक मनोहर याद रखिएगा। मुख्यालय आपका आईसीसी का दुबई में है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी और इसका सिद्धांत है महान खेल महाजोश। तो याद रखिएगा शशांक मनोहर इस समय है आईसीसी काउंसिल के अध्यक्ष, लेकिन उस समय जहीर अब्बास थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो कह रहा है ये भी देखिए जून 2015 क्वेश्चन है, पढ़ लो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लो कि करंट अफेयर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जून 2015 के 14वें हफ्ते में दो उद्यमियों और अनेक नागरिकों के निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध का समझौता कहाँ पर हुआ था? तो ये बेसिकली आपका असम में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65 पर। तो कह रहा है उच्छादान यानी कि अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने की गुण को क्या कहा जाता है? तो उच्छादान पर किसी पदार्थ का वायु से नमी ग्रहण करने का गुण जो होता है वो प्रस्वेदन कहलाता है। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो ए है प्रस्वेदन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? तो अगर हम बात करें दाल के बारे में तो दाल जो होता है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। जी दोस्तों तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दाल जो होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, जिसमें प्रोटीन प्रोलीन वेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कहीं पूछा जाता है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई दाल में? तो प्रोलीन वेलिन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोलीन, ये प्रोलीन होता है, उसके आगे आप वेलिन लगा दो। तो प्रोलीन वेलिन नामक जो प्रोटीन है आपका पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 पर। तो कह रहा है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण शालाएँ हैं वो बेसिकली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनके द्वारा स्थापित की गई हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? भाई संविधान की आत्मा के रूप में अगर देखा जाए तो किसको माना गया है? प्रस्तावना को। जी हाँ तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है करेक्ट हो जाएगा। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य से प्रस्ताव का संक्षिप्त रूप है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से तथा हम भारत के लोक शब्दावली अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो कह रहा है सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किसके मतलब ये से कह रहा है कि सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो यजुर्वेद, ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। तो कह रहा है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान है क्योंकि भाई पत्थर को लुढ़काने में जो किया गया कार्य होता है इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पर देखा जाए तो स्वर्ण सिंह समिति ने, जी हाँ दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर
71 के बाद 72 पर तो कह रहा है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है, तो रक्षा व्यय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जिसका सी है रक्षा व्यय, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार के वे सभी खर्च जो कोई भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं उन्हें राजस्व व्यय कहते हैं। और इसके अंतर्गत ब्याज भुगतान, प्रतिरक्षा सेवाएँ यानी कि रक्षा व्यय व आर्थिक सहायता आती है, यानी कि सब साइड्स आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है ये बेसिकली केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। रक्त में लोहे के यौगिक पाए जाते हैं जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन मतलब हिम का जो अर्थ होता है क्या होता है, लोहा, और ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन। इसी के कारण रक्त का रंग होता है लाल होता है। कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है कि भाई लाल जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है, रक्त का लाल रंग। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइग्रेशन जो होता है वो दो देशों के बीच में लोगों का संचलन, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट रहेगा। देशों के बीच में लोगों का संचालन यानी कि आवागमन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो गमन होता है वो आपका कहलाता है माइग्रेशन। और माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन का जो पर्यावरण व प्राणी होता है वो उसके व्यवहार में कई अर्थ होते हैं, जैसे कि प्राणी प्रवास, प्राणियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। प्रवास के कई कारण होते हैं जैसे बेरोजगारी, कम निजी अवसर, प्राकृतिक असंतुलन, भेदभाव, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे माइग्रेशन होता रहता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 75 कह रहा है सॉफ्ट बैंक और यहाँ पर सॉफ्ट बैंक ... और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगी। तो कौन सी कंपनी भाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सॉफ्ट बैंक और साथ ही साथ इसके साथ आपका भारत एंटरप्राइजेज। जी हाँ, तो सॉफ्ट बैंक को भारत एंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन, तो इन तीनों ने मिलकर के एक संयुक्त उपक्रम बनाया है SBG क्लीन टेक जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगी। तो ऑप्शन जिसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं ग्रामीण विकास की ओर। देखिए ग्रामीण विकास से यहाँ पर भाग 4 ग्रामीण विकास से ही क्वेश्चन आना ही आना है आपका, अलग से यहाँ पर सिलेबस में ऐड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। सो बेसिकली यहाँ पर कोषवाणी, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकार लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कोषवाणी वेबसाइट तैयार की गई है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77 पर। तो कह रहा है मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। भाई मध्य भारत में अगर देखा जाए तो 1 बीघा जो होता है वो 2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है, लेकिन हेक्टेयर पूछ रहा है तो यहाँ पर देखा जाए तो 0.2529 हेक्टेयर के बराबर हो जाएगा। तो 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर के बराबर होता है, याद रखना है। इसके अलावा जो 1 बीघा होता है वो 2529 बटे जब 10,000 करेंगे तो आपका वो हेक्टेयर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। तो कह रहा है कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो कथक है, इस शास्त्रीय नृत्य का जो उद्भव हुआ है वो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना जो है वो संस्कृत विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में 1988 से 1989 के बीच में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है आपसे यहाँ पर जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। बेसिकली जमाबंदी जो है वो ब्रिटिश काल में भूमि अधिकारों के प्रलेख होते थे और किसान की स्वामित्व की समस्त कृषि का भूमि विवरण जो है एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर एक खाते के रूप में लिखा जाता था, जिसको हम लोग जमाबंदी बोलते थे। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है भू अधिकारों का प्रलेख, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है आपसे यहाँ पर SGSY का पूरा नाम क्या है। SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ऑप्शन जो इसका ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको अप्रैल 1999 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। तो कह रहा है किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो किस मंडल को माना जाता है भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका मिर्ज़ापुर जो मंडल है वो इसको विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, क्योंकि भदोही जिले में मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत एक भदोही जिला है जो उत्कृष्टकालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्ज़ापुर मंडल में 3 जिले हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और आपका भदोही। और अलीगढ़ के बारे में बात करें तो अलीगढ़ जो है ताले व पीतल के लिए, ताला नगरी भी अलीगढ़ को बोला जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 से
वर्ष 2011 में कितने तक पहुंचा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है सी और डी कट गए हैं, तो सी ऑप्शन आपका 912 था, तो याद रखिएगा, और डी ऑप्शन आपका क्या था 922। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन जो सी है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात था 2001 में 898 था और 2011 में आपका 912 हो गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। तो आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं, तो चीनी मिले। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। गन्ना राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो बीपीएल सूची से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए समाजवादी पेंशन स्कीम जो है 2014 में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम के लिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका डी है इटावा जिला न्यायालय। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन जिला न्यायिक सेवा के रूप में कार्यरत इटावा जिला न्यायालय और कानपुर देहात जिला न्यायालय है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में जो भूमि पंजीकरण है वो बेसिकली आपका लेखपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है लेखपाल, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। तो आपसे कह रहा है राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग 250 कुल सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है 250, जिसमें 238 राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 12 का मनोनयन जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा का पहली बार जो गठन है आपका 1952 ईस्वी में किया गया था। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं अगर देखा जाए तो 31 सीटें हैं, समझ गए। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। तो कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। तो बेसिकली ये भी आपका नवंबर 2014 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 685 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको करंट अफेयर बिल्कुल अलग से करवाऊंगा, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर स्पेशली, लेकिन अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आते हैं उनका एक पैटर्न जान लो, किस तरह के पेपर आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक करते रहना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 829 है दोस्तों, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन जो इसका ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है यहाँ पर भाई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना NRDWP यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण को उनके घरेलू परिसरों में या उनके क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम 70 लीटर, जी हाँ दोस्तों 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित देखा जाए तो आपके कुल 18, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 18 प्रमुख मंडल है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल 18 प्रमुख मंडल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है वो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष सन 1938 में स्वीकृत हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। तो क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 का देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, नागरिक औद्योगिक संप्रदायों में। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNIEGA यानी कि मनरेगा प्रारंभ किया गया था। तो 2006 ईस्वी में। ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा प्रारंभ किया गया था। मनरेगा के अंतर्गत बीपीएल परिवार के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को न्यूनतम भत्ते पर 100 रुपये दिन के रोजगार की गारंटी देना था, और यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना भी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। तो कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में देखा जाए तो चौथा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है
वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थान है भाई? चौथा स्थान है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बाद 95 पर। तो कह रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1997 से लेकर 2002 तक जो चली थी, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो शुरू की गई थी बीपीएल के लिए, जो वार्षिक पारिवारिक आय जो है स्तर, उसका 20,000 रुपये है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो 20,000 रुपये से कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 96 कह रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्य रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में मुख्य रेल इंजन संयंत्र जो है वो आपका मुगल सराय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुगल सराय क्षेत्र में। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य रेल इंजन संयंत्र मुगल सराय वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। और उत्तर प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। यहाँ खनिजों अवस्थापनाओं की दृष्टि से एक पूंजी निवेश की कमी रही है, जिसके कारण गैर कृषि आधारित उद्योगों का कम विकास हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। तो क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था भाई कब? 1945 ईस्वी में। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश राज्य भू नियंत्रण अधिनियम जो है 1945 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, पारित किया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना यानी कि AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या थी? तो याद रखिएगा 25% यानी कि आपका 7500 रुपये। तो ऑप्शन जो इसका जो उपलब्ध जो इकाई लागत प्रतिशतता थी वो 25% थी, और अधिकतम आर्थिक सहायता जो सब्सिडी थी वो 7500 रुपये थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। तो कह रहा है कि मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत जो भोजन था, दोपहर का भोजन था, उसको पकाने व परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए थी? तो ये जांच पड़ताल था ये बेसिकली आपका रोज होना था। तो ऑप्शन जो इसका ए है दैनिक, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी पूछा था कि मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था? तो ये मिड डे मील जो है आपका 15 अगस्त 1945 ईस्वी को 2408 तहसील में लगभग स्टार्ट हो गया था। और 2017-18 का जो बजट आया था इसमें इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार ने की थी। चलिए आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद जो है आरक्षित होने चाहिए? तो आज के जो 50 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कवर करवाया। इसके पहले के जो 50 क्वेश्चन थे मैंने हिंदी के मैथ के, वो आपको कवर करवा दिए हैं। तो चैनल पर जाओगे तो आपको एक हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वहाँ पर आपको तीनों के तीनों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि भाई 2015 का जो अभी इवनिंग शिफ्ट का पेपर, ये तो मॉर्निंग का मैंने अभी सॉल्व करवाया, इवनिंग का अगर आप लोग कहोगे कमेंट करके तो इवनिंग का भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग समझ सकते हो कि एक टेक में वीडियो बना है, अभी कोई भी कट क्रॉप नहीं किया है। तो समझ सकते हो कि कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। तो आप लोग थोड़ा सा यार वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो अगली बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।